तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके आगे से, जिसका आंसर बी था, मिलानकोइच। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलान-मोकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। ये सर्बिया के थे। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? ए आइस कोर या जीवाश्मिक पराग या वृक्ष वलय वृद्धि या इओप्रोटिव निक्षेप। तो आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है। हिम तत्व। आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार किए। समोच्च बांध, अनुपात सस्यन, शून्य जुताई। वैकल्पिक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा का कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो कृषि पद्धतियों में समोच्च बांध, अनुपात सस्यन, शून्य जुताई। ऑप्शन सी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी समोच्च बांध, अनुपात सस्यन एवं शून्य जुताई पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकते हैं? पहला, परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निःशेष तेल एवं गैस भंडार या भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये तीनों हो सकते हैं। परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निःशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। एक, दो और तीन। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, या ये विश्व की 48% हरित गैस गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% नहीं है, ये गलत है। बाकी ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक संघ एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है, ना कि 48%। ये देश विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों की विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र
जलवायु परिवर्तन सचिवालय यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिमाण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनएफसीसीसी 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है, रेटिफाइड है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों को महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस रेखा द्वारा समझा जा सकता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, वर्ष 1989 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक, वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का गठन, वर्ष 1990 में आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट प्रकाशित, वर्ष 1991 में अंतर सरकारी समझौता कमेटी आईएनसी की पहली बैठक, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आईएनसी द्वारा यूएनएफसीसीसी टेक्स्ट अंगीकृत, वर्ष 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक बर्लिन में, वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत, पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 2012 तक, क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रावधान, वर्ष 2005 क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया, MOP1 की पहली बैठक, वर्ष 2051 में माराकेश समझौता हुआ था। वर्ष 2007 बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान, वर्ष 2009 में कोपेनहेगन समझौता, वर्ष 2010 में कानकुन समझौता, वर्ष 2012 में दोहा वार्ता, क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1930 के स्तर की तुलना में 18% घटाने का लक्ष्य, वार्सा सम्मेलन, यूएनआरडीडी की संतुष्टि, औद्योगिकरण के पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं, पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि की तैयारी, वर्ष 2014 पेरिस समझौता, लीमा वार्ता, सामान्य किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी का सिद्धांत, मराकेश सम्मेलन, वर्ष 2018 बॉन सम्मेलन 2017, कोटोवी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 में जलवायु परिवर्तन पर हुए वैश्विक प्रयासों या सम्मेलनों की पृष्ठभूमि है। MOP1 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ टू द क्योटो प्रोटोकॉल। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र का 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 पेरिस में हुआ था। वर्ष 2016 में 22वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP22 मार्राकेश मोरक्को में आयोजित किया गया था। वर्ष 2017 में 23वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया था तथा वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। हरित जलवायु निधि यूएनएफसीसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोर्स है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों के अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोर्स GCA बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। इस बोर्ड के 24 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोड GCF का प्रावधान किया गया जिसके तहत
विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते पर अब तक 195 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में पृथ्वी काल 25 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2018 में पृथ्वी काल 24 मार्च को मनाया गया, जबकि वर्ष 2019 में पृथ्वी काल 30 मार्च को मनाया गया। बाकी न्यूज़ से अपडेट हो जाइएगा ये, क्योंकि मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे सूर्य का प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। प्रश्न पोस्ट 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? तो 50 से अधिक देशों का ये हुआ 21 मार्च 1994 को। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट रेटिफाइड है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन की रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू हुआ। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक न होने पाए। विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 220 से प्रति वर्ष $1000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन बी है केवल। यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक न होने पाए। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए।
यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस, यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। अतः कथन 2 सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पद यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। अतः कथन 3 गलत है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। अतः कथन 1 भी गलत है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो यह आयोजित हुआ था पेरिस में। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2000 COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें नया ईयर का अपडेट कर लीजिएगा। गौरतलब ये क्वेश्चन पुराने हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जनेरियो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ UNFCCC सचिवालय द्वारा पहल की गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकार के प्रयासों को दर्शाएगी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये गलत है। बाकी यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा, ये सही है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, ये सही है। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये सही है। JCF से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का प्रावधान किया जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
इसे यूएनईपी तथा ओईसीडी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधीन में स्थापित किया गया है। नीचे गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल एक, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड, केवल एक इसका सही है। हरित जलवायु निधि यूएनएफसीसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष जीसीएफ बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का एक उपकरण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी काल यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपकरण है, ये गलत है। यह एक आंदोलन है जिससे प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ये सही है। और तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, ये भी सही है। ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।